नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और कक्षा 11 का हमारा जो भूगोल है जिसे हम बड़े ही मस्ती और शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने दूसरी बुक का छठा लेक्चर जो है 6 वाला जो चैप्टर है उसका लेक्चर आज हम 2 देखने वाले हैं। इससे पहले जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने अपक्षय से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो देखी थी और भू आकृति का निर्माण जो है वो किस प्रकार हो रहा है और अपक्षय जो है वो अपने आप में किस प्रकार बड़ा हो जाता है, ये सारी चीजें हमने उसमें देख ली थी। तो बिना समय गवाए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये अपक्षय क्या बोलते हैं इसको, अपक्षय। तो अपक्षय जो है वो और अपक्षय के प्रकार और अपक्षय का महत्व जो है उसको हम देखने वाले हैं। इसको मैं अपक्षय नहीं कहकर अपर्दन का अपोजिट बोलूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अपर्दन जो होता है वो तो लगातार चलता जाता है और ये जो होता है अपने ही स्थान पर होता है। तो मैं लगातार 2 शब्द जो है आज बोलता जाऊंगा जिससे आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये शब्द जो है बड़ा ही परेशान करता है। तो ये अपक्षय जो है, दूसरा आता है इसमें अपर्दन। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, यह तो है चलायमान, यानी चलता रहता है, और यह है स्थिर। तो इसको चट्टानों के रूप में देखने को मिलता है, तो इसको हम स्थिर चट्टान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्थिर चट्टान। और इसको हम गतिशील चट्टान, गतिशील चट्टान, इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले स्थिर चट्टानें क्या है, वो टूटती है फिर भी नजर स्थिर आती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम अपक्षय के नाम से जानते हैं। तो अपक्षय जो है उसके प्रकार क्या है ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा स्थिर चट्टानें जो है उनका महत्व क्या है ये चीज भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो अपक्षय है वो क्या है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। देखो 2 चीजें हुआ करती है, एक तो मैं बोल रहा हूं अपक्षय और दूसरा मैं बोल रहा हूं अपर्दन। ये दोनों चीजें हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपक्षय को समझने के लिए अपर्दन का समझ में आना बहुत जरूरी है और अपर्दन को समझने के लिए अपक्षय का आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए अभी तक आप टॉपिक से पूरी तरह से लिंक नहीं हुए, मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, लेकिन अगले 2 मिनट में मैं आपको लिंक करके बताता हूं। देखिए कैसे। अपक्षय का मतलब होता है ये एक चट्टान है, अपर्दन का मतलब भी ये एक चट्टान है, लेकिन इस चट्टान में पानी के बहाव के कारण या फिर मिट्टी के अपर्दन के कारण या फिर किसी भी स्थान से चट्टान नहीं होकर वहां धूल है, मिट्टी है, रेत है, बालू है, मृदा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाया करती है, वो अपर्दन होता है। और अपक्षय जो होता है, अपक्षय जो होता है उसके अंदर जीवाणु जो होते हैं, कवक जो हुआ करते हैं, शैवाल जो है हुआ करते हैं, वो मिलकर इसको अंदर से तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो वो कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय। जबकि अपर्दन जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, अपक्षय जो है वो स्थिर प्रक्रिया उसी स्थान पर होता है। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो टूट के, एक बहुत बड़ा पर्वत है और बीच में से टूट गया, बीच में से खाली हो गया, तो वहां पानी पड़ा है और दिन में पानी और रात को हम देख रहे हैं कि उस पानी का बर्फ बन जाता है, तो वो घटना जो हो रही है अपक्षय में आती है, अपक्षय में आती है। उसके अलावा अपर्दन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो पानी भरा हुआ था वो उसके अंदर जो कण थे वो बहाव के कारण चले गए और वो स्थान खाली हो गया, तो खाली हो गया तो वो पानी चला गया, तो वो तो अपर्दन की प्रक्रिया हो गई, लेकिन वो पानी वहीं बर्फ बन गया तो अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। तो देखो क्या लिखा है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ऊपर मौजूद चट्टानें जो है उनमें टूट फूट होती है। अपर्दन में तो मिट्टी भी आ जाती है, लेकिन अपक्षय के अंदर मिट्टी नहीं आती है। ठीक है, यह घटना अपने ही स्थान पर होती है, इस बात को पकड़ो आप, अपने स्थान पर होती है, इसका मतलब मैंने बताया आपको स्थिर है। कैसी है भाई? स्थिर है। अगर ये अपने स्थान पर नहीं होती और बहकर कहीं दूसरी जगह जाकर टूटते तब ये आ जाता अपर्दन में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक तो चीज होती है अपक्षय,
एक होती है अपर्दन। अपक्षय अपने ही स्थान पर होती है, होती पृथ्वी पे ही है, होती चट्टानों पे ही है, जैसे अपर्दन होता है पृथ्वी पे और चट्टानों में या फिर मिट्टी में। तो इसके लिए तो ढेर सारे ऑप्शन है, मिट्टी में भी हो सकता है, कई जगह हो सकता है, लेकिन अपक्षय जो होता है वो चट्टानों में ही होता है। जीवाणु के कारण हो सकता है, कवकों के कारण हो सकता है, शैवालों के कारण हो सकता है, अंदर की चट्टानों में किसी कारण की टूट फूट के कारण हो सकता है, अंदर की दरारों के कारण हो सकता है। तो अपक्षय उसी स्थान पर, जैसे अभी मेरे पास 2 पत्थर पड़े, एक पत्थर ऐसा है जो यहां पड़े पड़े ही टूट गया, अंदर खोखला था या कुछ था, और उसी जगह उसने अपनी जगह को वापस कवर कर लिया, तो अपक्षय है। लेकिन तेज पानी का बहाव आया और दूसरा पत्थर जाकर कहीं दूर जाकर टूटा है, तो वो गतिशील हो गया, वो लंबा चला गया और आगे जाकर वो टूटा है। तो इसका मतलब गतिशील प्रक्रिया आपको जहां दिखाई दे रही है, चलायमान प्रक्रिया आपको जहां दिखाई दे रही है, वहां अपर्दन होता है। और जहां चलायमान प्रक्रिया नहीं है, उसी स्थान पर टूट फूट हो रही है, तो अपक्षय कहलाता है। ये बात आपके समझ में अब आ गई। पदार्थों का कुछ हिस्सा परिवहन हेतु उपलब्ध हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये जा ही नहीं रहा है, तो परिवहन शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? ये जो परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट का शब्द यहां प्रयोग लिया गया है, इस वर्ड का यहां प्रयोग किया गया परिवहन का, तो ये किस लिए प्रयोग किया गया है इसको ध्यान से समझो। अपक्षय जो होता है उसमें अपर्दन नहीं होता है, क्योंकि अपर्दन तो चलायमान वस्तु और गतिशील होती है। अपक्षय जो होता है स्थिर रूप से टूट फूट होती है। फिर परिवहन इसमें क्यों? वो इसलिए कि परिवहन का मतलब यहां यह नहीं है कि जो चट्टान टूटी है वो बहकर चली गई, जो टुकड़ा टूटा है पत्थर का वो बहकर चला गया। यहां परिवहन शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि 2 चट्टान जो टूटी है बीच में से, उनके बीच में से एक चट्टान जो बीच में से टूटी है, उनके बीच में यूं आकृति बन गई, तो बीच में से परिवहन जा सकता है। वो खुद जो चट्टान है, वो खुद जो पत्थर है, वो नहीं जा रहा है अपर्दन के रूप में, लेकिन वो जो जगह बनी है बीच में, क्योंकि वहां आसपास का थोड़ा सा एरिया बीच में क्लियर हो गया था, तो वहां से आवागमन हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, आयात निर्यात हो सकता है, आना जाना हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है अगर बॉर्डर पे है तो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां से जो है किसी भी प्रकार के लोग वगैरह, परिवहन मतलब आने जाने के साधन निकल सकते हैं। मानव खुद जा सकता है, अपने व्हीकल्स को ले जा सकता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र एक घाटीनुमा क्षेत्र बन जाता है और वो चीजें वहीं आसपास में स्थित हो जाती है। तो वो स्तर ही की स्तरी थी, लेकिन वहां से टूट के साइड में आ गई थोड़ी सी, तो बीच में से जगह बन गई। लेकिन अपर्दन तो बहुत दूर तक चला जाता है, अपक्षय ज्यादा चीजें नहीं गहरा करता। अपक्षय जो होता है वो अपने ही स्थान पर टूट फूट करता है। ये बात आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है। अपक्षय सीधा सीधा क्या है, अपने ही स्थान पर टूट रहा है, और अपर्दन जो है दूर जाके टूट रहा है, बस इतना सा फर्क है। अपक्षय अधिकतर चट्टानों में होता है, अपर्दन पानी वानी बहाव मिट्टी सब में हो जाता है। ये चीज आपने समझी। तो पदार्थों का कुछ हिस्सा परिवहन हेतु उपलब्ध हो जाता है, कुछ हिस्सा, पूरे में नहीं होगा। ये एक जटिल प्रक्रिया है, बड़ी खतरनाक प्रक्रिया। अपर्दन तो नदी आई, बाढ़ आई और अचानक से अपर्दन हो गया, 2 मिनट लगी। कितनी लगी? 2 मिनट। पानी का बहाव आया, पत्थर बह के चला गया, अपर्दन है। लेकिन 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 किंतु बट परंतु क्या है, अपक्षय जब होता है तो उसको सालों करोड़ों सालें लग जाती है, क्योंकि अंदर से शैवाल काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। यह मैं एक लोहे का उदाहरण लूंगा। किसका उदाहरण लूंगा? लोहा धातु का उदाहरण लूंगा। लोहा जो होता है धीरे 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 उसका कचरा होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो उसका रंग थोड़ा गेरवा टाइप हो जाता है, उसका रंग कुछ दीमक की तरह हो जाता है, और धीरे 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 लोहा कचरा हो जाता है। वो जो परिवर्तन आ रहा है वो अपक्षय परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अपक्षय परिवर्तन है। उसके अंदर जो है लोहे में जंग लग जाया करता है, और उस जंग के कारण लोहा धीरे 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 खत्म हो जाता है। क्या ये प्रक्रिया एक दिन में होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए ये क्या है? अपक्षय है। क्या ये लोहा जो पिघल रहा है या फिर लोहा गल रहा है, लोहा जो है अवशिष्ट पदार्थ बन रहा है, लोहा गल के उसका कचरा बन रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रही है ये अपक्षय इसलिए है, इसको अपक्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही स्थान पर हो रही है। दूसरा, ये चलायमान नहीं है, स्थिर है। कैसी है? ये गतिशील नहीं है, अपने ही स्थान पर हो रही है। लेकिन ये प्रक्रिया कैसी है? बहुत जटिल प्रक्रिया है। मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आने लगा है। आगे देखिए, एक साथ मिलकर रासायनिक क्रिया होती है, जैविक क्रिया होती है, फिर संरचना बदलती है, दाब भी लगता है। ये सारी स्थितियां जब होती है तब हो जाता है अपक्षय। क्या हो जाता है? अपक्षय। क्या हुआ अपक्षय में? रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का मतलब है कि ये एक चट्टान है या लोहा है,
लोहे के अंदर रासायनिक क्रिया हुई जो हमें दिखाई नहीं देती है वो रासायनिक क्रियाएं होती है, और जो हमें दिखाई देती है वो भौतिक क्रियाएं होती है। लोहे के अंदर रासायनिक क्रिया ने शुरू हुआ, जैसे कि अंदर दीमक लग गई या फिर कुछ भी लग सकता है, लोहा है तो उसमें जंग लगेगा, और लोहा जैसे उदाहरण लेते हैं, ये अपक्षय अपक्षय हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो लोहा है ये मैंने कहा लोहा है, और इस लोहे में धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है, और लोहे में जब जंग लगता है तो धीरे 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 जो रासायनिक क्रिया है वो शुरू हो जाया करती है, और जैविक कारक जो यहाँ जंग लगा रहे हैं, इस अपक्षय के अंदर जंग लगा रहे हैं, इस लोहा धातु में रासायनिक प्रक्रिया के कारण जो जैविक जीवाणु या कारक जो शैवाल कवक वगैरह जो भी थे जो जंग लगा रहे थे लोहा में, वो जैविक कारक क्या करते हैं, एक संरचना का निर्माण कर देते हैं, और कुछ पृथ्वी पर दाब लगता है। ये चारों चीजें जब मिलती है तो ये लोहा जो धातु था वो धीरे धीरे गलने लगता है और एक अवशिष्ट और कचरे के रूप में उपस्थित हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्षय। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में इतना लिख दो समझ में आ गया, ठीक है ना, मैं समझ आता हूं। फिर ये स्वस्थान या तदस्थान प्रक्रिया है, ये हम बार बार कह रहे हैं, स्वस्थान है यानी अपने ही स्थान पर होती है, तदस्थान यानी उसी स्थान पर। ये स्थिर प्रक्रिया है। कैसी है? स्थिर प्रक्रिया है, ये अपने ही स्थान पर हो जाया करती है। तो आपको अपक्षय जब भी आप पढ़े आपको ये याद रखना है कि ये अपर्दन से अलग है। पहली बात, अपर्दन चलायमान होता है, गतिशील होता है। अपक्षय जो होता है गतिशील और चलायमान नहीं होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें जैविक और रासायनिक प्रक्रिया शामिल होती है जब एक संरचना बनती है, और दाब भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये इसकी ऐसे परिभाषा लिखेंगे, ये सब स्थान पर तद स्थान पर स्तर रूप से होती है। अपर्दन चलायमान होता है, अपर्दन गतिशील होता है। ये दोनों में फर्क है, दोनों को साथ में लेके इसलिए समझा रहा हूं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ तो अपक्षय रहे हैं लेकिन अपर्दन भी क्लियर होता जा रहा है। इसके तीन प्रकार हैं, या तो रासायनिक प्रक्रिया हुई है कुछ अंदर, या फिर कुछ भौतिक के साथ यांत्रिक मिलके हुआ है, या फिर कोई जीव थे अंदर, उनकी घटना, उनके कचरे और उनके रासायनिक प्रक्रिया करके धातु से धातु जब रासायनिक प्रक्रिया करती है, चट्टानों से चट्टानें जब रासायनिक प्रक्रिया करती है तो उनमें हलचल जैसी प्रक्रिया हुआ करती है, और उसमें जैविक कारक जो है वो भी सहयोग देते हैं अपना। तो इस प्रकार से चट्टानें टूटना जो है वो अपक्षय कहलाता है। ये चीज अपर्दन भी कहला सकती है, जब दूर जाके होती हो, उसी स्थान पर हो रही हो तो उसे अपक्षय कहा जाता है। आगे देखिए, रासायनिक अपक्षय केमिकल है, केमिकल के कारण होता है, जैविक क्रिया के कारण होता है, रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है, संरचना के कारण होता है, दबाव के कारण होता है। लेकिन रासायनिक अपक्षय जो है वो केमिकल के कारण किस प्रकार होता है? रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का विघटन, जल तथा गैसों का मिश्रण इसके कारक विभिन्न है। यानी जल तथा गैसों का जब मिश्रण हुआ करता है तो जल और गैसें ढेर सारी प्रक्रियाएं करती है, एक दूसरी गैसें जब मिला करती है, जैसे आपने हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि सुना है आपने कि इस वायुमंडल में या फिर पृथ्वी रूपी ग्रह पर दूसरे ग्रह की हवाएं जब टकराती है या मिलती है तो ढेर सारी प्रतिक्रियाएं होती है, ग्रीन हाउस और हरित गृह प्रभाव जैसी प्रक्रियाएं। ठीक वैसे ही जल और गैस जब चट्टानों के अंदर मिला करते हैं तो रासायनिक प्रक्रियाएं केमिकल्स बना करते हैं और उससे चट्टान बीच में से टूट जाया करती है। अब बात समझ में आ रही है आपके? अब इसको कई भागों में रासायनिक अपक्षय जो है वो किस प्रकार होता है? तो सबसे पहला कारण है ऑक्सीकरण। जल और गैस का नाम हम ले रहे हैं तो एक गैस है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और उससे कैसे प्रभाव पड़ता है देखिएगा। ऑक्सीकरण, सेलों पर ऑक्सीजन का प्रभाव, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये उदाहरण हमने लिया। सेल जो होती है, चट्टान जो होती है उस पर, अब लोहा तो या धातु बोल सकते हैं आप, तो सेलों पर कोई भी सेल है उसके ऊपर ऑक्सीजन, कोई भी रॉक है उसके ऊपर ऑक्सीजन का प्रभाव जैसे ही जाता है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, ऑक्सीजन का प्रभाव जैसे ही जाता है, हवा जैसे ही उसको मिलती है लोहे को, मिट्टी जैसे ही उसको मिलती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया बनाना शुरू कर देता है और उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे उपयुक्त उदाहरण लोहे का लिखना आपको, लोहे पर जंग लगना। धातु ऑक्साइड रूप में बदल जाती है, धातु जो होती है वो ऑक्सीजन के कारण ऑक्साइड में बदल जाया करती है और इससे एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस रासायनिक प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे लोहा जो है जंग में बदलने लग जाता है। वैसे तो ढेर सारे कारण होते हैं, जैविक प्रक्रिया हो रही है,
रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, संरचना में बदलाव दिखाई दे रहा है, दाब लगता जा रहा है, आदि चीजें इंक्लूड हो जाया करती है। सेलें जो होती, ऑक्सीजन मिला उसको पानी मिला कई जगह से, ऑक्सीजन पानी आदि चीजें मिलकर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये धातु जो है ऑक्साइड रूप में बदल जाती है, अवशिष्ट रूप धारण कर लेती है। लोहा युक्त चट्टानों भूरी होकर नष्ट हो जाती है। जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, लोहा जो होता है वो धीरे 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 भूरा होकर नष्ट हो जाता है। अब ये लोहा हम जानते हैं, इसलिए हमने कई बार देखा है कि भूरा होकर नष्ट हो जाता है, लेकिन कई धातु ऐसी हुआ करती है जिसमें लोहे के कुछ गुण पाए जाते हैं। वो भी ऑक्सीजन को प्राप्त करके, मिट्टी को प्राप्त करके, जल को प्राप्त करके, वो भी ऑक्सीजन का ऑक्साइड रूप धारण करके रासायनिक और केमिकल्स प्रक्रिया द्वारा अपने आप को नष्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन उसका जो कचरा होता है, उसका जो अवशिष्ट होता है, उसका जो बुरादा होता है, जो ये बुरा होकर जो नष्ट हो रहा है, वो उसी स्थान पर यूं ऊंचावच की तरह स्थित हो जाता है और परिवहन का आवागमन हो जाता है। लेकिन ये स्थिति आपने देखी कि इसी स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको हम स्तर या अपक्षय या फिर जो है उसी स्थान पर होने वाली जो है क्रिया कहा करते हैं। जबकि अपर्दन दूर जाके हो रहा है। मैं बार बार अपर्दन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपक्षय जो है वो अपर्दन का अपोजिट है। तो आगे क्या लिखा है, ये लोहा युक्त चट्टानों में होता है। अधिकतर कहां चट्टानें जो होती है उन्हीं से तो लोहा मिलता है। अब आप बार बार आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो ये क्लिक हो ही रहा होगा कि यार सर आप चट्टान बता रहे हो, फिर लोहे पे आ रहे हो, फिर लोहा बता रहे हो, फिर चट्टान पे जा रहे हो। तो मुझे ये बताओ साथियों कि लोहा मिलता कहां है? चट्टानों से। तो चट्टानें जो होती है उसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं और जिस चट्टान में लोहे के गुण होंगे उसमें 100% यानी 100% प्रक्रिया जो होगी वो कौन सी होगी? ऑक्साइड बनेगा, उसमें केमिकल्स रिवर्स होंगे, उसमें धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया होगी, दाब और संरचना में बदलाव होगा। लेकिन बात ये पकड़ो आप, उसी स्थान पर होगा, तद स्थान, यथा स्थान, स्तर रूप से ये चीज हमने देखी। आगे देखिएगा, कार्बोनीकरण। पहला कारक क्या था? यानी अपक्षय जो है वो किसके कारण हो रहा था? अपक्षय सबसे पहली बात, अपक्षय जो है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के कारण हो रहा था, ऑक्सीकरण। दूसरा कार्बन के कारण हो रहा है, तो नाम आया है कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, कार्बोनीकरण, ठीक है। जल का कार्बन चट्टानों में मिल जाना, ऑक्सीजन हवा से जंग लगी थी लोहा धातु पे, ये बात कुछ और थी। लेकिन जल का कार्बन जो है, जल जो है उससे चट्टानें कार्बन का निर्माण कर लेती है और ऑक्सीजन से जो चट्टानें होती है जिनमें लोहा पाया जाता है वो लोहा ऑक्साइड बना लेती है और इससे अपक्षय घटना हुआ करती है। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं। एक तो पहली चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, वो पहली चीज ये है कि ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण जब लोहा धातु के साथ मिलेगा तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा, एक रासायनिक प्रक्रिया होगी, रासायनिक प्रक्रिया से एक दाब बनेगा, दाब से एक संरचना बदलेगी, लेकिन उसी तद स्थान पर होगी, उसी स्तर अवस्था पे होगी, आगे जाके नहीं होगी। लेकिन परिवहन के साधन अवेलेबल करा देती है, उपलब्ध करा देती है, लेकिन परिवहन के साधन निकलने की प्रक्रिया बना देती है, खुद परिवहन कभी नहीं होती है। इस बात को आप याद रखें। एक नाम जो था कार्बोनीकरण, क्या था? कार्बोनीकरण, इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कार्बोनीकरण जब होता है जब जल धातु के साथ मिलता है और धातु में लोहा धातु होनी चाहिए। अगर केमिकल्स क्रिएट होने लगते हैं, केमिकल्स जब बनने लगते हैं तो लोहा धातु के साथ अगर जल मिलेगा तो कार्बनीकरण होगा और अगर उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी लोहा धातु के साथ तो ऑक्साइड रूप धारण करेगी। तो ऑक्साइड और कार्बनीकरण जो हुआ है वो दोनों मिलकर उस चट्टान को नष्ट करने में लग जाते हैं और वो धीरे धीरे लोहा जैसे जंग के रूप में धीरे धीरे भूरे रंग का होकर खत्म हो जाया करता है। तो ये जो था कार्बोनीकरण, ये जल का कार्बन में मिल जाना है, ये जल में कार्बोनिक अम्ल बन जाता है जल के साथ चट्टान का मिलने से। ये अम्ल चूना युक्त चट्टानों को शीघ्र ही गोल देता है। अब जल जैसे जाएगा, दूसरी जो केमिकल्स या फिर चूना जैसे वो चट्टान के बीच में गया, चूना चट्टान को नष्ट करता रहता है और चट्टान जो है वो नष्ट हो जाया करती है। तीसरी चीज आ रही है जल योजन। जल हाइड्रोजन गैस जल में मिलती है, इसी कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। ये जल योजन कहलाता है। जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलती है,
सबसे हल्की गैस हुआ करती है हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे भारी हुआ करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन जो है, ये जैसे ही गैस के साथ, ये हाइड्रोजन जो है खुद गैस है, और जैसे ही अन्य गैसों के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर, लोहा धातु के साथ मिलकर उस चट्टान को जो लोहा युक्त है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देती है। तीन चीजें हम अपक्षय की पढ़ चुके हैं। आप हमेशा याद रखें, अपक्षय एक जटिल प्रक्रिया है, ये तद स्थान या स्तर रूप से होता है, लेकिन इसमें कार्बोनीकरण जो है जल के कारण होता है, इसमें ऑक्साइड का रूप धारण करना ऑक्सीजन के कारण होता है, और जल जो है उसमें अगर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस है तो ये जलायोजन के साथ केमिकल्स रिएक्ट करता है, और इससे जो चट्टान होती है जो लोहा युक्त वाली वो टूट जाया करती है। हम पढ़ रहे हैं अपक्षय, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए, भौतिक अपक्षय क्या है। सूर्य ताप का प्रभाव जब पड़ता है तो चट्टाना फैलना और सिकुड़ना शुरू कर देती है। बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार चीजें देखिएगा आप। भौतिक अपक्षय, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ अपक्षय ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं। जैसे एक चट्टान है, जो पहले हमने एग्जांपल लिया था, एक चट्टान है और उसके अंदर बीच में खड्डा है, उसमें पानी आया, उसके साथ हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, वो तो नुकसान केमिकल्स रिएक्ट करती है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन यहां एक शब्द दिखाई दे रहा है हमें, भौतिक। भौतिक का मतलब जो दिखाई देता है, दिन में पानी भरा हुआ था, रात में बर्फ बन गया, धीरे धीरे चट्टान को नुकसान पहुंचा रहा है, यह हमें दिखाई दे रहा है, और यह कहलाता है भौतिक अपक्षय। सूर्य ताप जो होता है, सूर्य की जो किरणें होती है उसे चट्टानें जो है फैलती है ऊर्जा पाकर। ये सूर्य है, इसकी किरणें यहाँ फैल रही है, तो चट्टानें जो है ऊर्जा पाकर फैला करती है, ऊर्जा कम होने पर सिकुड़ा करती है। ऐसी स्थितियां भी चट्टानों में देखने को मिलती है जो हमें दिखाई देता है। यानी क्या अपक्षय जो होता है उसमें सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन होता है, वो ये होता है कि सूर्य की ऊर्जा पाकर चट्टानें जो होती है सिकुड़न और अनसिकुड़न, यानी कि फैलना और वापिस सिकुड़ना आदि प्रक्रियाएं करती है, जिसको मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आगे देखिएगा, पाला क्या है। पाला का मतलब जो चट्टानें होती है वो बुखार आ जाता है उनको, है ना, इसका मतलब ये हुआ। पाला से यह तात्पर्य है जो चट्टानें हैं धीरे 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 जगह जगह से टूट जाया करती है, जगह जगह से सिकुड़ जाया करती है, जगह जगह से वलन आ जाया करते हैं उनमें, और वलन आने के कारण ये जो आपको खड्डे दिखाई दे रहे हैं, ये खड्डे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो चट्टान अपने आप में ही अपक्षय हो जाती है। ये कहलाता है पाला। दाब मुक्ति क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दाब मुक्ति। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऊपरी सतह पर एक चट्टान है, ये निचले भागों में संकुचन हो रहा है, दाब से मुक्ति जैसे ही मिलेगी चट्टान का विघटन हो जाएगा। कैसे? दाब मुक्ति क्या है ध्यान से समझना। कार्बोनीकरण हमने पढ़ा, ऑक्सीकरण हमने पढ़ा। कार्बोनीकरण में क्या हो रहा था कि कार्बन जो है वो उसका निर्माण हो रहा था जल के माध्यम से, रासायनिक प्रक्रिया और केमिकल्स रिएक्ट हो रहे थे, जबकि उससे पहले ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के कारण रासायनिक प्रक्रिया और संरचना और दाब के कारण जो है रिएक्ट होने के कारण केमिकल बन रहे थे, उससे अपक्षय हो रहा था, यानी चट्टानें टूट रही थी। लेकिन जलायोजन यानी जल में हाइड्रोजन मिल जाती थी, उसके कारण भी हो रहा था। उसके अलावा पाला जैसी प्रक्रिया जो है उसमें डॉट डॉट की स्थितियां बन जाती है चट्टानों और फिर वो मिलती है तो चट्टान जो है अपक्षय हो जाया करती है। लेकिन ये जो चीज दिखाई दे रही है ये अलग आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि उसमें थोड़ा अलग सा आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन समझाएंगे जब लगेगा एक ही। दाब मुक्ति, एक चट्टान है और उसके ऊपर दूसरी चट्टान है, तो हमने एक शुरू में डायग्राम लिया था जिसमें हमने दाब, संरचना, रासायनिक प्रक्रिया आदि को देखा था, तो उसमें दाब और संरचना जो आ रहा था वो यहां काम आ रहा है, दाब और संरचना। अब कोई चट्टान है, जैसे माना कि ये पूरी एक चट्टान ही है, इसीलिए लिया है इस डायग्राम को। ये एक चट्टान है, इसके ऊपरी सतह की जो चट्टान है वो निचले भाग में संकुचन पैदा करती है, यानी ऊपर की जो चट्टान है वो नीचे कोई भी चट्टान है उसमें दाब पैदा करेगी, और दाब पैदा करेगी तो धीरे धीरे सिकुड़न आएगा, संकुचन आएगा, चट्टान टूटने की स्थितियों में आ जाती है। और जैसे ही ऊपर की चट्टान हटी तो इसमें दाब मुक्ति होती है, तो वो फैल जाया करती है और चट्टान का विघटन यानी टूट जाया करती है। पहले क्यों नहीं टूटी? पहले वो दबती रही दबती रही दबती रही। जैसे आपने नारियल को फोड़ा, तो आपने जैसे ही नारियल के ऊपर पत्थर फोड़ा, पत्थर को रखा नारियल फोड़ने के लिए, पत्थर को जोर से आपने रखा, तो नीचे जो नारियल था उसका क्या हो गया? निचले भाग में संकुचन हो गया, वो वहां का वहीं दबा रह गया। वो अंदर क्या प्रक्रिया करेगा कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर उठाया
तो उसका बड़ा रूप जैसे आपने देखा वो नारियल फैलना शुरू कर देता है। पहले तो वो उसी स्थान पर उसका संकुचन हुआ है, उसने स्थान पहले के बजाय कम हो गया उसका, लेकिन जैसे आप उसको उठाओगे तो धीरे से वो फैल जाएगा, काफी दूरी घेर लेगा। तो इससे कई उदाहरण आप ले सकते हैं। जो फूटने के बाद ज्यादा दूरी लिया करते हैं, दाब लगती। तो ये जो चीज होती है, जैसे गांव के अंदर बारात जाया करती है, जब बारात वापस गांव में आती है तो कई जगह ये रीति रिवाज चलते हैं, जिस गांव से बारात गई थी, जिस गांव में वापस बारात आई है, यानी दूल्हे वाला जो घर, तो वहां जहां गांव की सीमा लगती है वहां गाड़ी, जिस गाड़ी के अंदर दूल्हा बैठा रहता है, उस गाड़ी के पहिए के नीचे एक नारियल रखा रहता है और उस नारियल के ऊपर से गाड़ी को कुदाया जाता है। अब आप सोचो, कभी आपने ये प्रक्रिया देखी है? नहीं देखी है तो मैं समझा रहा हूं, समझ लो, ऐसे चिंता नहीं करना है। जरूरी नहीं है ये प्रक्रिया शादी करके देखे हम, है ना, ऐसे मेरे से सुन भी सकते हो आप, इसके लिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। समझो इस बात को, ये गाड़ी है और जैसे ही वो गांव के अंदर प्रवेश करती है तो उसके पहिए के नीचे एक नारियल रखा जाता है। अब जैसे ही पहिया नारियल के ऊपर, हमें शादी से कोई लेना देना नहीं है, हमें समझना है कि घटना कैसे हो रही है, ये दाब मुक्ति वाली। जैसे ही नारियल टायर के ऊपर चढ़ा, टायर का दबाव लगा नारियल के ऊपर, नारियल फूट चुका है, संकुचन पैदा हो गया, वो जो जितना था उतना है, लेकिन जैसे ही टायर ऊपर से गुजरा, जैसे ही टायर गया तो वो धीरे से बम ब्लास्ट की तरफ फूट जाता है और चारों तरफ फैल जाया करता है बहुत तेज आवाज के साथ। तो ये दाब मुक्ति, जैसे ही टायर आगे गया उसको दाब मुक्ति मिली और इसका विघटन हो गया। तो यही प्रक्रिया चट्टान पे लागू होती है। किस पे लागू होती है? चट्टान पे। ठीक है, आगे बढ़ो। जैविक अपक्षय क्या है? 3 रूप होते हैं। जीव जो होते हैं वो भी चट्टानों को नुकसान पहुंचा देते हैं, वनस्पति जो होती है वो भी, और मनुष्य भी। मनुष्य तो है ही साहब, ये तो जीव में आ गया। वनस्पति कैसे? जैसे एक चट्टान है और उसके अंदर से कोई पौधा उग रहा है, उसकी जड़ें फैलती जा रही है, पौधे में बहुत ज्यादा दम है, बहुत ज्यादा ताकत है, तो वो जड़ें ऐसे फैल रही है, धीरे धीरे चट्टान को तोड़ दिया करती है। और ऐसा होता है, आप सोचे यार चट्टान पेड़ से, पौधे से कैसे टूट सकती है? बड़े बड़े पेड़ों की बात करता हूं मैं, ना, ठीक है ना। तो वनस्पति से, मनुष्य से और जीवों से। जीव में कवक, शैवाल जो होते हैं अंदर रहते हैं, वो प्रतिक्रिया करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, केमिकल्स रिएक्ट करते रहते हैं, उससे चट्टानों को नुकसान होता है। ये कहलाता है जैविक अपक्षय। ठीक है, अपक्षय का महत्व क्या है? द्रव्यमान संचालन और अपर्दन में सहायक होता है। 4-5 इसके महत्व हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बात यह है कि अपक्षय जो होता है द्रव्यमान संचालन और अपर्दन में सहायक होता है। अगर ये नहीं होगा तो अपर्दन कहां से होगा? ये होने के बाद अपर्दन हो सकता है, ये भी एक लॉजिक है। अपक्षय हो गया, चट्टानें टूट गई, उसके बाद बिखर गई, उसके बाद अपर्दन उनका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो अपर्दन में सहायक होता है। मलबे के निर्माण में अपक्षय की एक महत्वपूर्ण भूमिका। मलबा जो होता है, कचरा जो होता है, ट्रॉली भर भर के लेके आते हैं हम गांव में, जो मलबा है वो एक तरह से क्या है? अपक्षय है। यही मलबा द्रव्यमान संचालन और अपर्दन द्वारा स्थानांतरित होता है। ये जो मलबा है ये अपर्दन में काम आ सकता है। अपक्षय द्रव्यमान संचालन और अपर्दन में सहायक होता है। देखिए बात को समझिए, ये लोहा था, अब आपने लोहा देखा 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, लेकिन मैं यहां 10,000 क्विंटल लोहे की बात कर रहा हूं। कितने हजार क्विंटल की? 10,000 क्विंटल लोहे की बात कर रहा हूं। 10,000 क्विंटल लोहा यहां पे है एक चट्टान के अंदर। किसके अंदर? इस चट्टान के अंदर। इस चट्टान के अंदर केमिकल्स रिएक्ट होने लगे, इसके अंदर कार्बन आया। कौन आया इसके अंदर? कार्बन आया। इसके अंदर ऑक्सीजन आई, और ऑक्सीजन जैसे ही इसके अंदर आई तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना, ऑक्साइड बना, इससे कार्बनीकरण हुआ इसका। जल ऐसे इसमें जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे ही जल इसके अंदर घुसा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस घुसने के कारण इसमें और केमिकल्स रिएक्ट हुए। धीरे धीरे जो है ये चट्टान जो है गलने लग गई, और गलने का कारण था ऑक्सीजन, कार्बनीकरण, जलायोजन, दाब, संरचना आदि चीजें जो है इस चट्टान को गलाने में लग गई। इसका रंग भूरा होने लगा, भूरा होकर धीरे धीरे जो है इसका मलबा बन गया, कचरा बन गया, अवशिष्ट पदार्थ बन गया। यह तो घटना थी सारी अपक्षय। क्या थी? अपक्षय। लेकिन जैसे ही ये घटना हो जाती है उसके बाद एक बहाव के साथ ये कचरा कहीं भी चला जाता है या फिर इसको ले जाया जाता है, वो है अपर्दन। तो बताओ अपक्षय जो होता है वो अपर्दन को बनाता है कि नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है। अपक्षय का निर्माण जो है वो अपर्दन का निर्माण जो है वो अपक्षय के कारण ही होता है। पहले अपक्षय आएगा फिर अपर्दन आएगा, ये चीज आप याद रखें। तो पहला कारण आपके समझ में आ गया, द्रव्यमान संचालन और अपर्दन में सहायक होता है। कैसे होता है ये चीज हमने समझ ली है।
सतहों का निर्माण। कुछ क्षेत्रों में विशेषतः वहां जहां चूना, डोलोमाइट अथवा जिप्सम चमकीला होता है, कुएं खोदते हैं जब निकला करता है चमकीला चमकीला, वो जिप्सम होता है, का आच्छादन यानी फैलाव अपक्षय द्वारा सतहों का निम्नीकरण होता है। कुछ क्षेत्रों में विशेषतः जहां चूना और डोलामाइट और जिप्सम पाया जाता है वहां अपक्षय सतहों का निम्नीकरण होता है, यानी कि चूना डोलामाइट जहां होता है वहां जो सतह होती है वहां अपक्षय का निर्माण बहुत कम हुआ करता है, वहां अपक्षय बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो सतहों का निम्नीकरण किस स्थान पर होता है अपक्षय का, यानी ये कह रहा है अपक्षय अपना विकास कम कहां कर पाएगा, जहां जल होगा वहां नहीं, जहां जल होगा वहां तो वो जलायोजन पढ़ा हमने, केमिकल्स रिएक्ट करेगा। जहां ऑक्सीजन होगी वहां भी बहुत ज्यादा होगा, कम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड केमिकल्स रिएक्ट करेगा। तो फिर कहां होगा? कार्बन वाले क्षेत्र में नहीं, कार्बनीकरण होगा, रिएक्ट होंगे। दाब वाले में नहीं, दाब से तो और संकुचन और सिकुड़न होगा और फिर विचलन हो जाएगा, फिर भूपटल पर फैलने लग जाएगी। तो फिर कौन सा कारण है जो अपक्षय जो है उसका संकुचन करती है और सतहों पर उसका कंट्रोल कर देती है? तो वो जो है डोलामाइट, चूना, ये चीजें, जिप्सम जहां होती है वहां ये ज्यादा अपना विकास नहीं कर पाता है। इसके पीछे ये लॉजिक छुपा होता है। इससे आगे अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि दो चीजें हमने देखी, सतहों का निम्नीकरण और इसके अलावा जो है संकुचन किस प्रकार पैदा हो रहा है, द्रव्यमान कैसे बढ़ रहा है, अपरदन में कैसे सहायक है। अब हम देख रहे हैं स्थलाकृति का निर्माण। स्थलाकृति का निर्माण कैसे करता है? अपक्षय के कारण स्थलाकृति यानी जमीनी भूभाग कैसे बन जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अपक्षय के कारण, अपक्षय के कारण स्थलाकृति बनती है बिल्कुल, जब भी तो परिवहन हो रहा था। जैसे ये पूरा जो चट्टान था वो जैसे ही गलने की स्थिति में आता है तो धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण जो है वो एक संकुचन के कारण, दबाव के कारण, केमिकल्स के कारण, रासायनिक प्रक्रिया के कारण, कार्बन के कारण, ऑक्साइड के कारण, जलायोजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, हीलियम के कारण, दाब के कारण, मुक्ति के कारण, संकुचन के कारण, विचलन के कारण, स्तर अवस्था के कारण एक ना एक स्थलाकृति में बना देता है और उसी को हम कहते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब है उबड़ खाबड़ जितनी भी आकृतियां होती है पृथ्वी के ऊपर, अपक्षय द्वारा अपसिल्कन, गुब्बद, स्क्री, टैलस, विल्ले, छिद्र, प्रस्तर, वल्ले आदि अनेक स्थलाकृतियों का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। अब आप सोचो यार ये क्या आ गया सर, अपसिल्कन, गुब्बद, स्क्री, टैलस, है ना, स्क्री, टैलस, छिद्र, प्रस्तर, वल्ले, ये क्या है? अगर इस प्रकार से बनाए तो वल्ले है, ठीक है। स्क्री, इसके ऐसी आकृति बनी है इस प्रकार से तो ये स्क्रिय है। टेलस, इस प्रकार की आकृति बन जाती है, टेलस जो होती है इस प्रकार की, ठीक है। विले, एक आकृति ये बनी हुई है और दूसरी ये आकृति बनी हुई है, तो दोनों जब जॉइंट हुआ करती है, जब टेलस आकृति बन जाती है तो विले, छिद्र, परस्तर, दो पत्थर आपस में, परस्तर, वल्ले, दो पत्थर मिल जाते हैं तो प्रत्येक रूप से जो आकृति निर्माण होती है उससे एक स्थलाकृति का निर्माण हुआ करता है। आगे देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से पढ़ा। अब से जो है वो आपको अंगुलियों पे हो जाना चाहिए। एक छोटा टॉपिक था, ये हमारी छोटी क्लास थी, लेकिन अगला लेक्चर है, हो सकता है बड़ा है, इसलिए आपको शिद्दत से पढ़ना है। हम फिर एक बार महामैराथन यानी बड़ी बड़ी क्लासें लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।